हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें हम कुछ क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, विच इज़ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो इस चैप्टर को हम समझेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है स्वास्थ्य में, इसको हम जानेंगे। और इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कंटेंट वाला पार्ट, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। हियर इज़ समथिंग अबाउट मी। और ये सभी आप देख सकते हैं एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कुछ के मैंने मार्क्स भी लिख दिए हैं। तो यूपी टैट, सी टैट, और मतलब दोनों ही लेवल के, प्राइमरी एंड जूनियर, और केवीएस टीजीटी रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है मैंने। इसके अलावा जो यूपी असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है विद गुड मार्क्स। एंड DSSB टीजीटी ये भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है इसी बार। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में क्वालिफाई किया है विद 120 मार्क्स। तो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो ये जो पूरी यूनिट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका है स्वास्थ्य को लेकर के, जो गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है हेल्थ सेक्टर्स में। तो वर्क ऑफ गवर्नमेंट समझेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। तो हेल्थ क्या है, देखो हेल्थ का मतलब हमारी बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता होती है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी के बारे में नहीं है, बीमारी के अलावा अन्य विभिन्न कारक भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पर कंटेंट मैंने रखा हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। हेल्थ क्या है, मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजुरीज, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़ अदर देन डिसीज़। तो सिर्फ बीमारियां ही नहीं हैं, बीमारी के अलावा वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो स्वच्छ पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कहीं पर अवेलेबल नहीं होता है, उचित पौष्टिक आहार, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं हमारी हेल्थ को। तो हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, स्वास्थ्य जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर करता है निर्भर। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ बीमारियों से और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता जो है वही भी स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि ओवरऑल तरीके से हम देखते हैं हेल्थ को। तो जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय और अच्छी भावना, कोई मानसिक तनाव ना हो आपको, उसको हम हेल्थ कहेंगे। एक्टिव एंड गुड स्पिरिट इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, नो मेंटल स्ट्रेन, तो कोई मानसिक तनाव भी नहीं होना चाहिए आपको, तभी आप हेल्थी हैं। तो अब बात करेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। तो किस तरह से भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं और कितने लोगों तक पहुंच है उनकी, वो भी देखेंगे। तो हेल्थ केयर की क्या आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीड फॉर हेल्थ केयर, तो क्यों हेल्थ केयर की आवश्यकता है ये जान लेते हैं। जैसे कि बीमारी को रोकने और इलाज के लिए, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, वी आर रिक्वायर्ड टू हैव फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एटसेट्रा। तो हमें स्वास्थ्य केंद्रों की ज़रूरत पड़ती है, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ती है, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं आपके आसपास भी होंगी, लैब्स जो होती हैं, और एम्बुलेंस सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी ना हो जाए तो उस पेशेंट को ले जाने के लिए, और ब्लड बैंकों की सुविधाओं की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी सुविधाओं को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्स, योग्य डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की भी ज़रूरत होती है। तो इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमें सुविधाएं चाहिए, इनके लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर वो नर्सेज हों। तो बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। इसके अलावा हमें उन दवाओं और उपकरणों की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि रोगी के परीक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर टेस्टिंग पेशेंट। तो क्या हमारे पास ये सब हैं? डू वी हैव ऑल दीज? तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पर एक डेटा आपको दिया गया है।
देख लेते हैं क्या है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। तो भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है भारत है डॉक्टर्स का, मतलब कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो हैं यहाँ पर हर साल तैयार होते हैं। तैयार मतलब डिग्री लेकर के तैयार होते हैं। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज एवरी ईयर। तो एवरी ईयर कितने 30,000 के आसपास जो है डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। इन 1950 देयर वर ओनली 717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। देखो अगर 1950 की बात करें, 1950 की बात करें तो 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे इंडिया में। लेकिन ये डेटा 1991 में थोड़ा बढ़ गया। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स। तो 11,174 हॉस्पिटल थे कितने कब 1991 में। उसके बाद 2017 में डेटा और मतलब बढ़ता हुआ देखा हमने। द नंबर ग्रू टू 23,583। तो 23,583 ये डेटा आपको देखने को मिला 2017 में। तो मतलब तभी से जो है संख्या जो हमारी हॉस्पिटल्स की है वो बढ़ ही रही है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। देखो यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं जो कि विदेशों से आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में बाकी जगह जो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो ट्रीटमेंट मिलता है, वहाँ के मुकाबले इंडिया में थोड़ा सस्ता उनको पड़ता है। तो बाहर से लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स। तो इंडिया जो है दवाइयों का भी तीसरा बड़ा उत्पादक देश है इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी यहाँ से मेडिसिन की जाती हैं दूसरे देशों को। तो मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़। तो ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो शहरी इलाकों में बसते हैं, क्योंकि पता है उनको गाँव में उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी और ना ही उनको इतना ज़्यादा उसके लिए पे किया जाएगा। तो पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। तो इसका खामियाजा जो है रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि गाँव में कोई डॉक्टर नहीं होता। तो उनको किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लंबा उनको तय करना पड़ता है डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। तो अगर जनसंख्या के मुकाबले देखा जाए तो डॉक्टरों की काफ़ी कम संख्या आपको देखने को मिलेगी रूरल एरियाज़ में। तो डॉक्टर्स वहाँ पर बहुत ही कम या हम कहें सीमित मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, सीमित संख्या में। तो अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। तो 5 लाख जो लोग हैं सिर्फ टीबी से ही उनकी डेथ हो जाती है हर साल। तो दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इतना ही डेटा है। ये नहीं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर बढ़ जाती तो इस डेटा को हम कम कर सकते थे, इस आंकड़े को कम कर सकते थे। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। वही केस मलेरिया के साथ भी है। तो मलेरिया के भी 2 मिलियन केसेस लगभग देखने को मिलते हैं, यानी 20 लाख, और हर साल इतने केसेस मिलते हैं और ये नंबर भी कम नहीं हो रहा है। तो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। तो हम असमर्थ हैं शुद्ध पीने का पानी प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि कुछ गाँव में शुद्ध पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, मजबूरन उनको अशुद्ध पानी पीना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ आर वाटर बोर्न। यानी कि जो हमारी जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हैं वो ज़्यादातर वाटर जनित हैं, जल जनित हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो डायरिया इसमें आती है और आता है आपका वॉर्म्स है, हेपेटाइटिस है। तो ये बीमारियां जो हैं हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जो कि हमारी जल जनित हैं, वाटर बोर्न है। कम्युनिकेबल डिसीज़ को कहते हैं हिंदी में संक्रामक रोग। तो आप पढ़ते भी आए होंगे इसके बारे में। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं इंडिया में वो उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि अगर खाना मिलता भी है तो वो पोषक मतलब संतुलित आहार उसमें नहीं है, मतलब कि पोषक तत्वों की उसमें कमी रहती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं कुपोषण का शिकार होते हैं।
तो अभी अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में हमने जान लिया, लेकिन अब इसकी बात करें तो सभी सकारात्मक विकास के बाद भी हम लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि ये सभी रिजल्ट निकल रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं। क्यों है? क्योंकि सभी को ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही स्वच्छ जो ज़रूरतें हैं मतलब हमारी हेल्थ के लिए, जैसे कि पीने योग्य पानी या फिर पर्याप्त भोजन, वो नहीं मिल पा रहा है। विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। अब क्यों है ये सब चीज़ें क्यों हैं? मतलब ना तो हम हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही हम मतलब न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, ना ही हम पीने योग्य पानी पहुंचा पा रहे हैं। तो इसका कारण है एक तो जिम्मेदारी का अभाव, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनका ये काम है वो खुद भी ये काम करना नहीं चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार, करप्शन। तो जिन लोगों को इसके लिए अपॉइंट किया भी जाता है तो वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगर किसी की कंप्लेन करते भी हैं तो वो उसको पैसा दे करके क्या करते हैं, चुप करा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है जनसंख्या। तो जनसंख्या भी इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि सभी को सारी चीज़ें जो हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। हमारे देश में पैसा ज्ञान और अनुभव वाले लोग हैं, लेकिन सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो सभी को नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो बहुत ज़्यादा गैप में मिलता है हमें, इकोनॉमिकल गैप हम कह सकते हैं। तो एक स्टोरी हम देख लेते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि क्या हालत है हेल्थ केयर की हमारे इंडिया में। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये तस्वीर ली गई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चाहे वो कितना ही बीमार हो, उसको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा अपनी बारी का इंतजार करने के लिए, चाहे उसे मेडिसिन लेनी हो, चाहे उसे ट्रीटमेंट कराना हो। तो ये हाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। और जिस स्टोरी के बारे में मैं बात कर रही थी उसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे क्योंकि पूरा नाम बार बार नहीं ले सकते, तो PBKMS हम इसे बोलेंगे। इंग्लिश में देखें तो मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ये इनिशियल ले लिए हैं इसके हमने, PBKMS। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स इन वेस्ट बंगाल, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल में। और इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। ये बात कर रहे हैं हम हकीम शेख की। तो ये जो है गलती से एक चलती ट्रेन से गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, तो कोलकाता के सरकारी अस्पताल में इनको ले जाया गया। अस्पताल ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज नो स्पेयर बेड, तो कोई बिस्तर खाली नहीं था, ये इन्होंने वजह बताई हॉस्पिटल्स ने, और उनको भर्ती नहीं किया। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। दूसरे हॉस्पिटल में जब गए तो दूसरे हॉस्पिटल में वजह क्या थी, दूसरे अस्पताल में डॉक्टर या फिर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे जो उस समस्या को देखेंगे। सिर में चोट जो लगी है तो स्पेशली डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है वहाँ पर नहीं थे, ये उन्होंने बताया है। अब रियल बात क्या थी ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन वजह इन्होंने यही बताई है। तो उन्होंने 14 घंटे गंभीर अवस्था में बिताए। अब आप समझ सकते हैं, जो इंसान अगर बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में हो, मौत और जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहा हो, तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी। तो 14 घंटे तो कोई कम टाइम नहीं होता है एक इंजर्ड व्यक्ति के लिए जो कि घायल है, और दर्द से आप समझ सकते हैं कि चोट अगर लगती है तो दर्द तो होगा ही। तो 14 घंटे उनको गंभीर अवस्था में बिताना पड़ा। उन्हें 8 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। तो ही स्पेंट 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेज। ही वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। तो किसी ने भर्ती नहीं किया। तो हुआ क्या फिर, तो लास्ट में अब क्या करें, मजबूरी है, एक ट्रीटमेंट तो कराना था क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में थे, ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। अंत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था उसमें उनको एडमिट कराया गया, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार उन्होंने ले लिया और अपने इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ा। ही spent a lot of money on his treatment. तो ही वॉज वेरी एंग्री एंड अपसेट विद द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वह सरकारी अस्पतालों के रवैये से नाराज और परेशान थे। तो होना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं, और अगर वहाँ पर भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा।
हकीम हकीम शेख और PBKMS ने अदालत में एक मामला दायर किया। तो हकीम शेख और वही जो समिति थी, इन्होंने केस फाइल कर दिया कोर्ट में। तो किस आधार पर वो मामला दर्ज कर सकते हैं? अरे भाई, गवर्नमेंट की थोड़ी ना जिम्मेदारी है। कोई यही तो पूछेगा कि भाई किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर एडमिट नहीं किया तो यही तो जानना है हमें कि क्यों उन्होंने केस फाइल किया। तो ऑन व्हाट ग्राउंड दे कैन फाइल द केस, अभी रीजन जानेंगे क्यों ऐसा कोई कर सकता है। तो अगर हम देखो, अब नया टॉपिक आ गया है हमारे सामने, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ये उसी से जुड़ा है, अभी हम जानेंगे इसको भी, उस टॉपिक से फिर इसको जोड़ेंगे। देखो, हकीम शेख की कहानी हमने देख ली, उन्होंने केस क्यों दर्ज किया, क्यों? देखो, हम जो है सरकार को टैक्स पे करते हैं, वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। हर कोई नहीं करता है, लेकिन जो काबिल होता है, मतलब इनकम का इसमें एक निर्धारित किया गया है अमाउंट कि इतनी अगर इनकम है आपकी तो उसके बाद आपको टैक्स पे करना है। तो वो लोग टैक्स पे करते हैं जो उस दायरे में आते हैं। तो सरकार क्या करती है उस पैसे का, जो हम टैक्स देते हैं, सरकार उस पैसे का उपयोग क्या इस सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए करती है। गवर्नमेंट यूज दैट मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज। अब इस सर्विस में कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, पुलिस हो गए, जुडिशियल सिस्टम हो गया, हाईवे जो बनते हैं ये हो गए। तो ये सभी जो हैं, ये हम कह सकते हैं कि नागरिक जो है खुद इनकी इन सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते। अब अगर सड़क बनानी है कहीं पर, तो आप थोड़ी ना अलग अलग से अपने घर के सामने की सड़क बनाओगे, या फिर जहाँ पर आपको जाना है जिस रोड पर, वहाँ की आप सड़क बनाएंगे। तो नागरिक अपने लेवल पर इनको नहीं अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सरकार का फर्ज होता है कि इन सभी काम को करे, इसीलिए हम टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स की मदद से ही विकास कार्यक्रमों को चलाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ टैक्स ओनली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फंडेड। तो वही है जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट फिर चलाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी सेवाएं भी कर द्वारा ही एकत्रित धन के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। अब आप कहने लगे कि भाई रोजगार क्यों दे सरकार, या फिर कुछ सोशल वर्क क्यों करे सरकार, कुछ भी काम है जैसे एजुकेशन क्यों दे सरकार, तो वो इसलिए सरकार करती है क्योंकि हम लोग ही पैसा देते हैं उसको इस काम के लिए। सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोवाइडेड थ्रू द मनी कलेक्टेड बाय टैक्स। तो टैक्स की जो मनी होती है वो इन सभी सर्विसेज में लगाई जाती है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में लगाई जाती है। तो राहत और पुनर्वास कार्यों में कर का पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, कहीं स्टेट में कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप की दुर्घटना हो जाती है, तो वो तो नेचुरल जो है हमारे डिजास्टर हैं, उस पर तो किसी का जोर नहीं चलता। तो उसमें भी जो है ये टैक्स का पैसा काम आता है। जो ये पुनर्वास कार्य जो चलते हैं या फिर राहत कार्य जो चलते हैं, उसमें ये टैक्स का पैसा ही काम आता है। एक वो होता है प्रधानमंत्री राहत कोष, उसमें अपनी मर्जी से कोई भी दान कर सकता है, तो वो पैसा भी उसमें ही लगता है हमारा, इसी तरह के कामों में जो ये राहत या फिर बचाव कार्य जो होते हैं इन्हीं में लगता है वो भी। तो अब देख लेते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सरकार जो है वो काम क्यों जो करती है वो किस तरह से करती है, अब उन सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं जो सरकार प्रोवाइड कराती है। तो सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक चेन है, पूरी चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो पूरी श्रृंखला जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और सामान्य बीमारी और विशेष सेवाओं के लिए वो उपचार प्रदान करते हैं। तो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू कॉमन इलनेस एंड स्पेशल सर्विसेज। तो इन रूरल एरियाज देर आर प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC इसको शॉर्ट में कहेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर को। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देर आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड्स सर्विस टू ऑल द सेंटर्स। देखो, अगर इसी बारे में हम जानें तो जो हमारे रूरल एरियाज है, जो गाँव हैं, उनमें हमारे होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इनको बोला जाता है। तो वो छोटी मोटी बीमारियों को आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, जुकाम, खांसी, छोटी मोटी बीमारियां जो कि उस हॉस्पिटल में निपटाई जा सकती हैं। तो और जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं। जिला अस्पताल जो हैं वो बड़े बड़े चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह करनी हो तो कई सारी चीज़ों के लिए होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर आप दोनों का जो है तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र आपने शायद देखा भी हो, और ये जिला चिकित्सालय है। तो दिस टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजंस।
तो इस तरह की जो सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं इनको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। और पब्लिक कहने का भी कारण है, कारण क्या है कि सेवाएं जो हैं सभी नागरिकों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए हैं, मतलब सार्वजनिक हैं। सर्विस आर फॉर ऑल सिटीजन्स, तो सभी मतलब पूरी पब्लिक के लिए है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक कहते हैं। तो इन सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन सार्वजनिक कर से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसको चलाने के लिए खर्चा जो लगता है वो टैक्सेस से आता है। द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिक टैक्स, जो पब्लिक टैक्स पे करती है उससे इसका खर्चा निकलता है। आपने देखा भी होगा आपके आसपास अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसमें कोई फीस नहीं लगती है डॉक्टर के चेकअप की, और आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो आपको हॉस्पिटल से जो मेडिसिन मिलती हैं उनका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। कुछ महंगी दवाइयाँ अगर होती हैं तो वो आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में जिन बीमारियों का इलाज किया जाता है वो आपको हॉस्पिटल से ही मुफ्त दवाइयाँ और सेवा मिल जाती है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली गुणवत्ता युक्त तो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुफ्त या कम लागत पर प्रदान करने के लिए हैं। देखो ये तो या तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं या तो फिर बहुत कम दाम पर मिलती हैं। वैसे मैं अगर बात करूँ जो हॉस्पिटल में जो हमें दवाइयाँ और हमें जो डॉक्टर चेकअप करते हैं उसकी तो फीस नहीं लगती है, लेकिन जो बाहर से अगर आपको मेडिसिन लिखी जाती है तो उसका पैसा लिया जाता है, तो वो भी बाहर ही देना पड़ता है आपको, वो हॉस्पिटल में नहीं लिया जाता। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट। तो ऐसा ही है जैसे कि स्कूलों में होता है, स्कूल में फ्री एजुकेशन या तो आपको मिलती है या तो फिर कम फीस लगती है। तो पब्लिक हेल्थ केयर टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज सच एज टीबी, मलेरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, चिकनगुनिया फॉर पब्लिक सेफ्टी। इन दिस प्रोसेस पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल जो है सार्वजनिक सुरक्षा के लिए टीबी, मलेरिया, हैजा, पीलिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करती है। तो मतलब कि यही जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें जो होते हैं लोग, वो ये सरकार जो है कार्यक्रम चलाती है इन बीमारी को रोकने के लिए। अगर देखो मच्छर किसी इलाके में है तो वहाँ पर मच्छर मारने वाली दवाई वो छिड़कते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रक्रिया भी हैं जो अपनाई जाती हैं इन स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा। तो इसमें देखो लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। भागीदारी क्यों ज़रूरी है? देखो अगर लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे, बहुत सारी बीमारियां तो गंदगी से ही फैलती हैं, तो और पानी भी गंदा नहीं करेंगे, जो आसपास की नदियों का पानी होता है उसमें गंदगी ना फेंकें। तो इसमें लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और भी जो लोग मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। अब देखो हकीम शेख की कहानी को अगर हम रिकॉल करें तो उसमें हमने देखा था कि उसने सरकार के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया। अब हम इसके बारे में जानेंगे। फिर और कोर्ट से क्या फैसला इसका हुआ, कोर्ट से भी तो कुछ फैसला हुआ होगा ना, तो कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। व्हाट डिड द कोर्ट सेड इन दिस केस। हमारे संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो प्राइमरी ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की वो है ये इंश्योर करना, इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं प्रदान करना जो है वो सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अब आपको पता ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौलिक अधिकार में है हमारा कि गवर्नमेंट ये मौलिक अधिकार क्या है, राइट टू लाइफ। तो गवर्नमेंट जो है हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करे हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसी का जो है एक पार्ट है हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं, जीवन के अधिकार में शामिल हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो जीवन खतरे में आ जाता है। तो इसीलिए सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अदालत ने क्या कहा इसमें, अदालत ने कहा कि सरकार का ये कर्तव्य था कि वो आपातकालीन स्थितियों में उपचार सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो चाहे वो आपातकालीन स्थिति हो चाहे नॉर्मल स्थिति हो, सभी में सरकार को क्या है अपनी जिम्मेदारी निभानी है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी है। अस्पतालों और चिकित्सा कर्मचारियों को आवश्यक उपचार प्रदान करने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। क्योंकि क्यों उन्हें अपॉइंट किया गया है अस्पतालों में, क्योंकि वो पब्लिक को सर्विस दे सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल दियर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। तो हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो हकीम शेख को विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इलाज से वंचित कर दिया गया, क्योंकि वो 8 हॉस्पिटल्स में गए थे और किसी में भी उनको एडमिट नहीं किया गया। तो इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वो अपने इलाज में खर्च होने वाले पैसे उसे दे। उसने जो खर्च किया था हकीम शेख ने अपने ट्रीटमेंट पर प्राइवेट
हॉस्पिटल में, जो कि उसका मुफ्त इलाज हो सकता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि वो जो पैसा उसका लगा ट्रीटमेंट पे वो आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि गलती इसमें स्टेट गवर्नमेंट की ही निकलेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की है वो है स्टेट गवर्नमेंट की। अब देखो, वो तो हो गई पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक हमारी होती है हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज दो तरह की होती हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो अब हम प्राइवेट के बारे में जानेंगे, निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हेल्थ केयर सेंटरों, हेल्थ केयर केंद्रों और सुविधाओं का स्वामित्व और संचालन डॉक्टरों द्वारा निजी तौर पर किया जाता है। हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैसिलिटीज ऑन एंड ऑपरेटेड बाय डॉक्टर्स प्राइवेटली। जैसे किसी डॉक्टर ने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, उसको लाइसेंस मिल गया है, अब वो क्या कर सकता है, वो कहीं पर भी अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है या फिर छोटा मोटा कोई अपना हॉस्पिटल खोल सकता है। तो अगर कोई डॉक्टर अपने खुद से वो काम करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, इनको हम कहते हैं शॉर्ट में RMPs। तो इंग्लिश में अगर देखें, इन रूरल एरिया देर आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो जो कि पंजीकृत है, मतलब इनका पंजीकरण है, ये मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर निजी क्लिनिक, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि और निजी मेडिकल दुकानें जैसी सुविधाएं हैं। तो आपको शहरों में क्या मिलेगा, जैसे डॉक्टर्स मिलेंगे, निजी क्लिनिक मिलेंगे, आपको लैब्स मिलेंगी, लैब्स आपने देखी होंगी, और एक्सरे अल्ट्रासाउंड के आपने देखी होंगी दुकानें, और निजी मेडिकल दुकानें देखी होंगी। तो कई सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी चेकअप के लिए, और ये जो आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं उनके लिए। तो ये अर्बन एरियाज़ में आपको ये सब मिलेगा। तो अनलाइक पब्लिक हेल्थ सर्विस, पेशेंट्स हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़ अंडर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें देखो, इसमें फ़ायदा तो ये है कि हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन नुकसान ये है कि इसमें बहुत सारा पैसा मरीज को खर्च करना पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विपरीत मरीजों को निजी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। तो बहुत खर्चीली होती है प्रक्रिया प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो होती है। तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। तो ज़्यादातर अब तो आपको प्राइवेट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को, वो पैसा खर्च करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, हेल्थ को निगलेक्ट ना करते हुए। तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। तो मेडिसिन बेचने का भी काम करते हैं, मेडिकल स्टोर्स आपने देखे होंगे, और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं मेडिसिन की, और हॉस्पिटल्स भी हैं उनके। तो निजी सुविधाओं को चारों ओर देखा जा सकता है, आपके आसपास मिल जाएंगी। बड़ी कंपनियां हैं जो अस्पतालों को चलाती हैं और दवा को निर्माण करती हैं, बिक्री भी करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है। अभी हम देख लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तस्वीर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर। तो कुछ यहाँ साफ़ सफाई की भी कमी आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से मतलब कि जगह भी सही से नहीं मिलती है रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें तो डॉक्टर इन अ रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू अ पेशेंट। गांव में जो होते हैं हमारे हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनको कि जो डॉक्टर चेकअप कर रही हैं। यहाँ पर एक वीमेन है जिसका बीमार बच्चा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस। अब आप देख सकते हैं जब हॉस्पिटल में साफ़ सफाई नहीं है, उनको सही से सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो बच्चों की डेथ हो जाती है वहाँ पर। तो 1 मिलियन मतलब आपका 10 lakhs होता है ये डेटा। तो बहुत बड़ा डेटा है, आंकड़ा है ये। तो यूनिसेफ का ध्यान रखेंगे। अ पोस्ट ऑपरेटिव रूम इन अ लीडिंग प्रिवेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो यहाँ पर देखो प्राइवेट हॉस्पिटल कंडीशन आप देखेंगे तो लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में, लेकिन यहाँ पर पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। जबकि गवर्नमेंट में अगर पैसा नहीं दे रहे हैं आप, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, और ना ही वहाँ पर सफाई ज़्यादा सही से मिलती है आपको। तो दोनों में कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो दोनों में ही अगर हम बात करें तो देखो निजी सेवा और अगर सार्वजनिक सेवा की बात करें, प्राइवेट सर्विस और पब्लिक सर्विसेज की अगर बात करें, तो जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो बढ़ रही हैं दिन पर दिन,
और ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं जो प्राइवेट सर्विसेज हैं आपकी, और लागत अधिक है और दवाई महंगी है इनकी। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इनका इनकम भी अच्छी आ जाती है जो कि गांव में नहीं हो पाता है। तो कॉस्ट इज़ हाई, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। ड्यू टू दिस many poor people cannot afford them and or have to borrow money when there is an illness in the family। तो जब बीमारी होती है कोई फैमिली में, परिवार में कोई बीमार होता है, तो वो उसे पैसे नहीं दे सकते हैं या तो फिर उनको उधार लेना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। जब कोई ऐसी बीमारी हो जो कि जिसके लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए उनको उधार लेना पड़ता है। तो प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज्ड इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। निजी सेवाएं जो हैं, निजी जो ये हेल्थ सर्विसेज जो आपको मिलती हैं, ये अधिक पैसा कमाने के लिए गलत प्रथाओं को मतलब कह सकते हैं कि उनको एनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैसे कैसे वो पैसा कमाते हैं, तो जैसे कि आवश्यकता ना होने पर भी महंगी दवाई। अब क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट रहता है, जिसको ये दवा लिखेंगे जिससे लेने के लिए, उससे भी इनका कुछ परसेंटेज का रहता है मार्जिन। तो ये अगर ज़रूरत भी नहीं है तो वो दवाई भी ये लिख देते हैं बहुत बार। और इंजेक्शन या सलाइन बता देना, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी बता देना। तो बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं, बहुत सारे टेस्ट ऐसे लिख देंगे जो कि जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए बहुत गलत तरीके ये अपनाते हैं। केवल 20% आबादी ही उन सभी दवाओं का खर्चा उठा सकती है जो उन्हें एक बीमारी के दौरान चाहिए। तो बीमारी के दौरान जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो 20% आबादी ही उसे अफोर्ड कर सकती है। और अगर बात करें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, उनके लिए भी ये एक कष्ट होता है दवाई का खर्च। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़, उनका तो पूरा बजट बना होता है महीने का, किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, और ऊपर से अगर दवाइयों का खर्च आ जाए तो उसको बियर नहीं कर पाते हैं। तो 40% जो लोग हैं किसी बीमारी या चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं, उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। तो कुछ लोगों के पास तो प्रॉपर्टी होती है, उसको बेच देते हैं, और कुछ लोग उधार ले लेते हैं। तो कई बार महिलाओं की सेहत की अनदेखी होती है। मैनी टाइम्स वुमेन्स हेल्थ इज़ नेग्लेक्ट, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को परिवार के पुरुषों के स्वास्थ्य से कम महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरुषों को ज़्यादा महत्वपूर्ण, पुरुषों की जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है। महिलाओं को तो छोटी मोटी बीमारियों में ये कहते हैं कि अपने आप सही हो जाएंगी। और जनजातीय क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। प्रॉब्लम्स इन ट्राइबल एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप एक लेडी को देख सकते हैं। दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी इनको कई किलोमीटर का जो है दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि कोई अच्छा डॉक्टर पास में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है रूरल एरियाज़ में लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो तो अपना जा सकते हैं थोड़ी सी परेशानी उठा करके, लेकिन महिलाओं को बहुत सारी इस तरह की समस्याएं होती हैं जिसमें कि उनको थोड़ा ट्रैवल करने में परेशानी हो सकती है। तो हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब देखो, इसमें हम ये देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या कर सकते हैं। तो हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। तो प्रदान कैसे करें, तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो लोगों की बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक स्थिति पर यह निर्भर करता है। अगर उनकी बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो फुलफिल हैं तो उस पर डिपेंड करता है उनका स्वास्थ्य, या फिर सोशल कंडीशन कैसी है उस पर निर्भर करता है। तो स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं दोनों पर काम करना महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ हेल्थ केयर एंड बेसिक एमिनिटीज़। तो अब हम 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से हम क्या अपने यहाँ पर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो पहले तो हम देखेंगे केरल का एक्सपीरियंस, और फिर देखेंगे कोस्टा रिका उपागम, कोस्टा रिकन अप्रोच। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख लें, यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है क्या, कि इन रूरल एरियाज अ जीप इज़ ऑफन यूज टू सर्व एज अ मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट्स। तो रूरल एरियाज़ में मोबाइल क्लिनिक है, मतलब मोबाइल क्लिनिक से मतलब है कि चलता फिरता क्लिनिक है, और यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है गांव-गांव पहुँच करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया था। कुछ गोल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं कि ये अचीव करने हैं। तो एक गोल ये भी है, गोल नंबर 3 में आता है ये, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। सभी का उत्तम स्वास्थ्य हो, गुड हेल्थ हो और वेलबींग। केरल का एक्सपीरियंस देख लेते हैं। इन 1996
केरल सरकार ने राज्य में कुछ बड़े बदलाव किए। केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। पूरे राज्य के बजट का 40% पंचायतों को दिया गया था। तो 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत्स। क्यों दिया गया था? पानी, भोजन, महिला विकास और शिक्षा के लिए योजना बनाने के लिए गाँवों को स्वायत्तता दी गई थी। तो विलेज वॉज गिवन ऑटोनोमी टू डू प्लानिंग फॉर वाटर, फूड, विमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो ये सभी जो काम है, जैसे कि पानी की सुविधा, भोजन की व्यवस्था, या फिर विमेंस डेवलपमेंट, या फिर एजुकेशन को अच्छे स्तर पर कैसे करें, लागू करें, तो ये जो है जो पंचायत थी, क्योंकि हम जानते हैं विलेज स्तर पर पंचायतें काम करती हैं, विलेज लेवल पर, तो पंचायतों को ये आज़ादी दी गई कि वो अपने आधार पर, अपने स्तर पर जो है इन सभी चीज़ों में सुधार करें। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, दिस ऑल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। तो ये सब स्थिति में सुधार की ओर ले जाता है। तो आप देख भी सकते हैं, तो केरल में एजुकेशन का लेवल क्या है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ का रहता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या है, बहुत फ़र्क पड़ता है, सुधार हुआ, उनको उनके आधार, उनके हिसाब से काम करने दिया गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं भी होता है, जो जैसा कि हमने देखा करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा गारंटी तो नहीं है ना कि हर कोई जो बजट का जो पैसा मिला है उसको सही जगह पर लगाएगा। तो हर किसी को अपने स्तर पर काम करना ज़रूरी है। तो केरल की लोकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। केरल की लोकेशन हमारे यहाँ पर मैप में यहाँ पर आपको मिलेगी। तो भारत में ये हमारा साउथ वेस्ट में जो है ये पड़ता है केरल। तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये कोस्टा रिकन अप्रोच के बारे में जान लेते हैं। अब केरल का एक्सपीरियंस हमने देख लिया। कोस्टा रिका उपागम, ये हम दूसरे देश के बारे में जान रहे हैं। वो केरल जो था वो हमारे ही कंट्री का जो है स्टेट था एक, ये हम दूसरे देश का देखते हैं। मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ देश में से एक माना जाता है। कौन माना जाता है? कोस्टा रिका, कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। तो कोस्टा रिकन संविधान के तहत उन्होंने सेना नहीं रखने का फैसला किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अंडर कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन दे डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। तो उन्होंने आर्मी नहीं रखने का फैसला लिया। तो इससे हुआ क्या कि इससे उन पैसों की बचत होती थी जो सेना इस्तेमाल करती थी। दिस सेव्ड दिस द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। तो कोस्टा रिकन सरकार ने उस पैसे को लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों पर खर्चा किया। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट स्पेंड दैट मनी ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो सरकार की इस नीति से क्या हुआ कि सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा के कारण सभी कोस्टा रिकन को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं are provided to all Costa Rican due to this policy of government, safe drinking water, sanitation, nutrition, housing and health education। अब देखो, बात तो हो गई है कोस्टा रिका की। कोस्टा रिका में तो ये कर सकते हैं, ये सेना नहीं रखेंगे तो इनका काम चल जाएगा, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, पड़ोसी देशों से खतरा नहीं था। लेकिन अब देखो, ये जो अप्रोच है वो हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कंट्री के आसपास आपको पता ही है ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनसे कि हमें खतरा बना रहता है। तो हम तो ये स्टेप नहीं उठा सकते, लेकिन उन देशों के लिए ये अच्छा स्टेप हो सकता है जिनको कि अपने आसपास के देशों से खतरा नहीं है और आर्मी ना रखने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर ये अप्रोच जो है वो अपना सकते हैं। तो हर जगह के लिए मतलब अलग अलग अप्रोच काम करेगी, एक ही अप्रोच तो हर जगह काम नहीं करेगी, पर ये अच्छा है जो भी है यहाँ पर। तो आप यहाँ की इसकी लोकेशन देख सकते हैं कोस्टा रिका की। ये आपका मध्य अमेरिका कहलाता है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है और ये जो साउथ अमेरिका है, इसके बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा मध्य अमेरिका में आता है। तो यहीं पर है ये कोस्टा रिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, वहाँ पर तो छोटा दिख रहा है। तो ये वाला एरिया है येलो कलर में, कोस्टा रिका है पूरा। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, गोल नंबर 6, वो है जल और स्वच्छता। क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है वो हर जगह तक पहुँचे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सार्वजनिक, देखो हमने जान लिया, सार्वजनिक जो कि एक गतिविधि है या जो देश के सभी लोगों के लिए होती है, तो सरकार द्वारा आयोजित होती है। इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, टेलीफोन सेवाएं ये सभी शामिल होती हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और उनके गैर कामकाज के बारे में भी सवाल उठा सकते हैं। अगर वो काम नहीं करते हैं सही से, तो मतलब लोग जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। प्राइवेट की बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हम कह सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो निजी यानी प्राइवेट जो है एक गतिविधि या सेवा है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने स्वयं के लाभ के लिए आयोजित की जाती है। तो इसे इंडिविजुअल कोई अपने लेवल पर शुरू कर सकता है।
या फिर सर्विस दे सकता है। चिकित्सा पर्यटक कौन होते हैं, मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दिस रेफर्स टू फॉरनर्स हु कम टू दिस कंट्री स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल्स दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एट अ लोअर कॉस्ट देन व्हाट दे वुड हैव टू पे इन देयर ओन कंट्रीज़। मतलब जो सुविधाएं उनको देश में ज़्यादा कीमत पर मिल रही थी वो यहाँ पर उनको क्या होता है, कम कीमत पर मिलती हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं। तो स्पेशली जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो मेडिकल टूरिस्ट कहलाते हैं, जो कि हमारे देश में आते हैं। अब देख लेते हैं संचारी रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़, संक्रामक रोग भी इन्हें कहते हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुछ तरीक़ों से फैलती हैं। तो ये कई तरीक़ों से फैल सकती हैं, मतलब एक मीडियम के थ्रू ये फैलती हैं, जैसे कि पानी के थ्रू फैल जाएगी, भोजन से फैल जाएगी या हवा से फैल जाएगी। अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं इस बीमारी वाले इंसान के इन 3 वेज में, तो आप भी इफेक्ट हो सकते हैं। ओपीडी क्या है? ओपीडी जो है इसकी फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये वो जगह है जहाँ लोगों को पहले अस्पताल में लाया जाता है और किसी विशेष वार्ड में भर्ती किए बिना अस्पताल में इलाज किया जाता है। जैसे अगर उसे छोटे मोटे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसका वहीं पर इलाज कर दिया जाता है। एक तरह से हॉस्पिटल के बाहरी जगह पर ये बना रहता है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता है ये, मतलब रहता तो उसी बिल्डिंग में है, लेकिन ये बाहरी हम कह सकते हैं एक तरह से बोर्ड बना रहता है यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं ओपीडी। इसके बाद है एथिक्स। एथिक्स होता है मोरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सनस बिहेवियर। नैतिक सिद्धांत जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो वो हम कहते हैं नैतिकता। जेनरिक नाम क्या होते हैं? जेनरिक नेम्स, तो ये दवाओं के रासायनिक नाम होते हैं। जैसे हम कहते हैं इस दवा का क्या मतलब जेनरिक नेम क्या है, तो रासायनिक नाम होते हैं, ये अवयवों की पहचान करने में मदद करते हैं। तो ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। जैसे कि आप वर्ल्ड में कहीं भी पूछेंगे इस नाम से, जेनरिक नाम से अगर पूछेंगे तो कोई भी बता देगा उसका नाम के थ्रू वो पहचान सकता है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन का सामान्य नाम है। तो एस्प्रिन का जो जेनरिक नाम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये वाला नाम अगर हम विश्व स्तर पर बताएंगे तो हर कोई पहचान जाएगा कि एस्प्रिन के बारे में बात हो रही है। तो ये होते हैं जेनरिक नेम्स। तो इसमें देखो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 1-2-3 क्वेश्चंस थे तो मैंने चैप्टर के साथ ही ले लिए हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। अभी चैप्टर पढ़ा है तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए आंसर करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में 2 कथन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है इसमें से। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है और बी गलत है। देखो ए स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती हैं कम दाम पर, इसलिए वो आते हैं। तो वो भारत के भीतर के प्रवासी नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।